हेलो, नमस्ते बच्चों। आइए फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आज आपका साइंस क्लास 8 चैप्टर 6 बल और दाब उसके प्रश्न उत्तर को हम लोग आज सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इनमें से सही विकल्प पर सही यानी टिक का निशान लगाइए। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है। इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? गुरुत्व बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल या तो सही जवाब होगा स्थिर विद्युत बल। दूसरा, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल, स्थिर विद्युत बल। तो उत्तर होगा घर्षण बल। रिक्त स्थानों को भरिए। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है? आकर्षित करती है। एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है? अपकर्षित मतलब दूर भगाता है। तीसरा, वस्तु पर कार्यरत बल उसकी अवस्था और किस चीज़ का परिवर्तन कर सकता है? तो दिशा का परिवर्तन कर सकता है। चौथा, बल का मानक मात्रक यानी एसआई मात्रक क्या है? उत्तर होगा न्यूटन। पांचवा, एकांक किस चीज़ पर कार्यरत बल दबाव कहलाती है? तो क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दबाव कहलाती है। छठा, द्रव में दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है? तो बढ़ता है। सातवां, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर बल लगाता है जिसके कारण इसकी किस चीज़ में परिवर्तन होता है? लंबाई में परिवर्तन होता है। आठवां, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल कौन सा बल का एग्जाम्पल है? तो मांसपेशीय बल का एग्जाम्पल। नौवां प्रश्न, तीर के गति की दिशा में परिवर्तन के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? घर्षण और गुरुत्व बल। जब बैलून में हवा भरी जाती है तो उसके आकार और आकृति में परिवर्तन क्यों होता है? ये तीसरा प्रश्न है। तो जवाब है, जब बैलून में हवा भरी जाती है तो उसके आकार और आकृति में परिवर्तन होता है क्योंकि हवा बैलून के अंदर जगह बनाकर बैलून के अंदर की दीवारों पर दबाव डालती है। चौथा, किसी वस्तु पर कार्यरत बल को दोगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु पर आरोपित दबाव किस प्रकार चेंज होता है? उत्तर है, किसी वस्तु पर कार्यरत बल को दोगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु पर आरोपित दबाव भी दोगुना परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु पर कार्यरत बल उस वस्तु पर आरोपित दबाव के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है, यानी P बराबर F/A। पांचवा, उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन होता है। उत्तर, बल वह राशि है जिसका मानक मात्रक न्यूटन है। विपरीत दिशा में कार्यरत बलों F1 तथा F2 का परिणामी बल कितना होगा? छठा प्रश्न है। उत्तर है, विपरीत दिशा में कार्यरत बलों F1 और F2 का परिणामी बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा, यानी यहाँ परिणामी बल हो जाएगा F1 माइनस F2। सातवां, वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है। चाल में परिवर्तन करने वाले बल का नाम बताइए। वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है। चाल में परिवर्तन करने वाले बल का नाम गुरुत्व बल है। आठवां, जब कंघी को सूखे बाल से रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। इस प्रक्रिया में कौन सा बल कार्यरत है? उत्तर है, जब कंघी को सूखे बाल से रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। इस प्रक्रिया में स्थिर विद्युत बल कार्यरत है। आठवां खत्म। नौवां, जमीन पर बिखरे लोहे के पिन को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का उपयोग किया जाता है? उत्तर होगा, जमीन पर बिखरे लोहे के पिन को इकट्ठा करने के लिए चुंबकीय बल का उपयोग किया जाता है। 10वां, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? उत्तर होगा, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव या दाब मतलब प्रेशर कहते हैं, जो कि होता है P बराबर F/A। 11वां प्रश्न,
क्या द्रव द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? तो जवाब होगा नहीं। यदि द्रव की ऊंचाई समान हो तो द्रव द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, जैसा कि चित्र से भी स्पष्ट है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आधार की चौड़ाई अलग अलग है, लेकिन ऊंचाई जो जल का है वो बराबर है। तो हम देखते हैं कि जो पानी छिद्रों से बाहर निकल रहा है वह समान दूरी तय कर रहा है। 12वां प्रश्न, क्या द्रव का दाब गहराई पर निर्भर करता है? उत्तर होगा हाँ, द्रव का दाब गहराई पर निर्भर करता है। मतलब गहराई या ऊंचाई के बढ़ने से द्रव का दबाव बढ़ता है और गहराई या ऊंचाई के घटने से द्रव का दबाव घटता है, जैसा कि चित्र से भी स्पष्ट है कि पानी की ऊंचाई बढ़ने पर तली में लगे गुब्बारे पर दबाव बढ़ता जाता है। आप देख सकते हैं पहले चित्र में भी और दूसरे चित्र में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, बल के अलग अलग प्रभावों का उल्लेख करिए। तो बल के अलग अलग प्रभाव निम्न हैं। पहला, बल विराम अवस्था में स्थित किसी वस्तु को गतिशील कर सकता है। दूसरा, बल किसी गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में ला भी सकता है। तीसरा, बल किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है। चौथा, बल किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। या फिर पांचवा, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। 14वां प्रश्न, बल के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो बल के विभिन्न प्रकार निम्न हैं। मांसपेशी बल, शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल, जैसे हाथ से वस्तु को उठाना। दूसरा, घर्षण बल, दो वस्तुओं के भौतिक संपर्क से उत्पन्न बल घर्षण बल होता है। यह बल हमेशा गति का विरोध करती है। तीसरा, चुंबकीय बल, किसी चुंबक द्वारा किसी लौह वस्तु को आकर्षित करना चुंबकीय बल कहलाता है। स्थिर विद्युत बल, विद्युत आवेशों से आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी आवेशित या फिर अनावेशित वस्तुओं पर बल लगाना स्थिर विद्युत बल कहलाता है, जैसे बाल और कंघी के आपस का बल। पांचवा, गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु या पिंड अन्य वस्तु या पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करना गुरुत्व बल कहलाता है। उपरोक्त बलों को दो समूहों में हम लोग बांट सकते हैं। संपर्कित बल, पहला, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाया जाता है, जैसे मांसपेशी बल, घर्षण बल या आदि। दूसरा है असंपर्कित बल, जब एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर कुछ दूरी से बिना सीधे भौतिक संपर्क के बल लगाया जाता है, जैसे चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 15वां, मांसपेशी बल क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए। तो उत्तर होगा, शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल मांसपेशी बल कहलाता है, जैसे हाथ से वस्तु उठाना, घोड़े द्वारा टमटम या तांगा को खींचना, जो वेट लिफ्टर है भारोत्तोलक द्वारा भार उठाना, तीरंदाज जो होता है उसके द्वारा तीर खींचना, या फिर गाड़ियों के हम लोग ब्रेक जब दबाते हैं या साइकिल ब्रेक दबाते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हैं मांसपेशी बल के। 16वां प्रश्न, बल क्या है? संपर्कित बल और असंपर्कित बल की परिभाषा लिखें। जवाब है, बल वह भौतिक कारक है, वो अभिकर्षण होता है, मतलब अपनी ओर खींचने का या फिर अपने से दूर हटाने का अपकर्षण भी हो सकता है। तो जो किसी वस्तु पर लगकर उस वस्तु की अवस्था, मतलब विराम से है तो गति की अवस्था और गति की अवस्था है तो विराम की अवस्था, या आकृति या चाल ज़्यादा है तो कम और कम है तो ज़्यादा कर सकता है, या फिर दिशा भी बदल सकता है। पहला है संपर्कित बल, जब एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाया जाता है तो इसे संपर्कित बल कहते हैं, जैसे मांसपेशीय बल, घर्षण बल आदि। दूसरा है असंपर्कित बल, जब एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर कुछ दूरी से बिना सीधे भौतिक संपर्क के बल लगाया जाता है तो उसे असंपर्कित बल कहते हैं, जैसे चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल। 16वां प्रश्न हो गया। अब 17वां प्रश्न, संतुलित और असंतुलित बल क्या है? तो संतुलित बल, जब किसी वस्तु पर कार्यरत बहुत सारे बलों का जो रिजल्ट है, परिणामी बल, यदि शून्य हो तो उस बल को संतुलित बल कहते हैं।
और संतुलित बल विराम अवस्था में स्थित वस्तु को गतिशील नहीं कर पाता है। संतुलित बल गतिशील वस्तुओं की चाल में परिवर्तन भी नहीं कर पाता है, और संतुलित बल लेकिन वस्तु के आकार में परिवर्तन जरूर कर सकते हैं। असंतुलित बल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो उस बल को असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल विराम अवस्था में स्थित वस्तु को गतिशील कर सकते हैं। असंतुलित बल गतिशील वस्तुओं को विराम अवस्था में ला भी सकते हैं, और असंतुलित बल गतिशील वस्तुओं की चाल में परिवर्तन कर सकते हैं, और असंतुलित बल गतिशील वस्तुओं की दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें कई प्रश्न हैं, लगभग 25 प्रश्न हैं, 18वां प्रश्न है, लेकिन मैं एक ही वीडियो में सभी को समेटना चाहता हूँ। एक धारदार चाकू धारहीन चाकू की तुलना में वस्तुओं को आसानी से काट देता है, क्यों? तो एक धारदार चाकू धारहीन चाकू की तुलना में वस्तुओं या सब्जी या फलों को आसानी से काट देता है, क्योंकि धारदार चाकू का सतही क्षेत्रफल कम होने के कारण दबाव ज़्यादा लगता है, जबकि धारहीन चाकू का संपर्कित क्षेत्रफल ज़्यादा होने से दबाव घट जाता है, जिसके कारण आसानी से नहीं कट पाता है। 19वां प्रश्न, वायुमंडलीय दबाव से क्या समझते हैं, इसका क्या कारण है? तो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा पृथ्वी के किसी भी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। चूँकि वायु गैसों का मिश्रण है, जिसके चलते वायु पृथ्वी के हर एक बिंदु पर दबाव लगाती है, जिसके कारण हम सभी वायुमंडलीय दबाव को महसूस करते हैं ऊंचाई पर जाने पर, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर हमारे नाक से खून निकलने लगता है, और ज़मीन पर भी महसूस कर सकते हैं। 20वां प्रश्न, उदाहरण द्वारा यह उल्लेख करें कि दबाव कार्यरत बल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो उत्तर होगा, समान भार के दो पहिए को जब बालू पर गिराते हैं तो जो पहिया चौड़ा होता है वह बालू पर कम दबाव डालता है, जबकि जो टायर कम चौड़ा होता है वह ज़्यादा दबाव डालता है। ऐसा ही जब हम समान बल से किसी कांटे के नुकीले भाग को किताब से संपर्क करके दबाते हैं और दूसरी किताब पर कांटे की टोपी को किताब से संपर्क कर बल लगाते हैं, तो पहले की अपेक्षा दूसरी स्थिति में कम दबाव लगता है। इससे स्पष्ट होता है कि दबाव कार्यरत बल के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यानी बल का संपर्क क्षेत्रफल अधिक होने पर दबाव कम हो जाता है। 21वां प्रश्न, चुंबकीय बल का एक प्रायोगिक उदाहरण दीजिए। तो उत्तर होगा, जब किसी चुंबक के नज़दीक कुछ लोहे या स्टील के पिन हम लोग लाते हैं तो वह चुंबक पिन को अपनी ओर खींचता है और चुंबक से चिपक जाता है। इससे पता चलता है कि चुंबक पिन पर आकर्षण बल आरोपित करता है, जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। इसे चित्र में साफ साफ देख सकते हैं। 22वां प्रश्न, घर्षण बल क्या है? घर्षण बल एक संपर्कित बल है, इसकी व्याख्या करिए। उत्तर, जब कोई वस्तु जमीन पर गतिशील रहती है तो उसकी गति धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में वस्तु विराम अवस्था में आ जाती है, क्योंकि वस्तु जमीन के संपर्क में रहने के कारण वस्तु की गति की उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में जमीन की सतह एक बल लगाती है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। यह बल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तु आपसी संपर्क में हो। सतह को रुखड़ा करके घर्षण बल को बढ़ाया जा सकता है और स्नेहक यानी ग्रीस या तेल लगाकर घर्षण बल को कम भी किया जा सकता है। 23वां प्रश्न, दबाव की परिभाषा दीजिए। बल, क्षेत्रफल और दबाव के बीच क्या संबंध है? दबाव की मात्रा का भी उल्लेख करिए। तो उत्तर है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दबाव कहलाता है और दबाव आरोपित बल और संपर्कित क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, यानी P बराबर बल बटा क्षेत्रफल। इसका अर्थ यह हुआ कि दबाव आरोपित बल के समानुपाती और संपर्कित क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब घटेगा और सतही क्षेत्रफल घटने पर दाब बढ़ेगा, और इसी तरह आरोपित बल बढ़ने पर दाब बढ़ेगा और
25वां और अंतिम प्रश्न, हवा हमारे शरीर पर दबाव डालती है लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्यों? तो उत्तर है, हवा हमारे शरीर पर दबाव डालती है लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं क्योंकि धरती पर हमारे शरीर में रक्त और जल के कारण उत्पन्न आंतरिक दबाव और बाहरी वायुमंडलीय दबाव का कुल परिणाम शून्य हो जाता है। यानी हम बहुत ऊंचाई पर चले जाएं, यदि हम बहुत ऊंचाई पर चले जाएं जहां वायुमंडल का दाब कम हो जाए तो हमारे शरीर का आंतरिक दबाव अधिक होने के कारण रक्त वाहिनी फटने से हमारी नाक से रक्त निकलने लगता है। यानी अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब महसूस होता है। पृथ्वी पर वाटर बोतल में आंतरिक दाब और बाह्य वायुमंडलीय दाब का कुल परिणाम भी शून्य होता है।